रैगिंग को लेकर यूजीसी की ओर से बनाए गए नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है और यूजीसी से भी जवाब तलब किया गया है। इस मसले पर एक नई कमेटी फॉर्म करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है। हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील विनीत जिंदल जी साथ में हैं। विनीत जी, जो आदेश है उसके पहले जो दलीलें दी गई आपकी ओर से वो क्या थी? देखिए, हम लोग पहले दिन से 3 बातों को लेकर यहाँ आए थे। सबसे पहला सेक्शन 3C की हम लोग बात कर रहे थे, जिसके अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी, जिसमें ST, ST और OBC की बात की गई थी। जनरल कास्ट को इसमें से हटा दिया गया था, मतलब रखा नहीं गया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा था कि जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो डिस्क्रिमिनेशन जनरल कास्ट के द्वारा होगा, पहला। दूसरा, आपने जब जनरल कास्ट को उसमें इंक्लूड नहीं किया, इसका मतलब ये है कि जनरल कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जो कि गलत है। हमने अपनी पिटीशन में ऐसे इंसिडेंट साइट किए थे, चाहे वो JNU का मामला हो, चाहे वो अशोका यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का मामला हो, या फिर जो सड़कों पे तिलक तराजू तलवार वाले जो नारे लगाए जाते हैं। एक इंसिडेंट था जिसमें एक बच्चे ने, ब्राह्मण बच्चा था, उसने आत्महत्या कर दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जो शिखा थी उसको लेकर स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था। तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है। इस तरीके की चीज़ें और एग्जाम्पल हमने अपनी पिटीशन में दिए थे। इस चीज़ को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अप्रिशिएट किया और माना कि जातिगत भेदभाव को लेकर जिस तरीके का रूल यहाँ रखा गया है वो गलत है। साथ साथ एक चीज़ और थी कि हम लोगों ने ये कहा था कि जो सेक्शन 3B और 3E है, जब उसके अंदर आपने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि कौन लोग विक्टिम हो सकते हैं, चाहे वो कास्ट की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो क्षेत्रवाद की बात हो, या और कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, तो फिर आपको सेक्शन 3C लाने की जरूरत नहीं थी। और इस बात को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस बात को यहाँ सेक्शन 3C को रखने का मतलब समझ नहीं आ रहा है, और उसी को लेकर अमेंडमेंट की बात यहाँ पे बात कही गई। दूसरी बात ये थी कि जो फॉर्मेशन और इक्विटी कमेटी है सेक्शन 8 के अंदर, उसके अंदर जनरल क्लास का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, उसको लेकर कोई बात नहीं कही गई थी। उसको लेकर एक सवाल यहाँ पे हमारा था। आज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस नहीं हुई, लेकिन वो सवाल हमारा है। तीसरी बात ये थी कि जनरल कास्ट का अगर कोई व्यक्ति या बच्चा कोई अगर कंप्लेन करता है तो उसकी कंप्लेन पे किस तरीके से और क्या एक्शन होगा, उसको लेकर कोई प्रोविज़न यहाँ नहीं रखा गया है। आज यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति होता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। इस बात पर जो ASG थे उनके पास कोई जवाब नहीं था आज, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इन पिटीशंस के बारे में, और अब अगर नोटिस इशू हो रहा है तो हम जवाब फाइल करेंगे, और आशा है कि जो जवाब आएगा उससे पहले कुछ ना कुछ इसके अंदर जो चेंजेस की जरूरत है, और फॉर्मेशन कमेटी की जो आपने बात बताई, वो फॉर्मेशन कमेटी के बाद चेंजेस जरूर है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कई साल पहले, करीब 1 दशक पहले पहुँचा था, और रोहित वेमुला का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 2012 में जो रूल्स थे उनमें फेरबदल की बात की थी, और उसके बाद पायल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में एक बार फिर यूजीसी को फटकार लगाई और नए सिरे से विस्तृत जो दिशा निर्देश थे, नियम थे, उनको जारी करने के लिए कहा, और इसके लिए समयबद्धता भी तय कर दी। क्या विनीत, ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें कहीं भी भेदभाव करने के लिए नहीं कहा गया था, और यूजीसी ने कहीं ना कहीं इस मामले में गलती कर दी, और जो नए नियम आए उनमें खुले तौर पर यह दिखाई देता है कि सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से ही कि मुझे तो लगता है देख के कि बहुत जल्दबाजी में ये रूल कहीं ना कहीं फ्रेम कर दिए गए, और जो एक सेक्शन है जनरल कैटेगरी जो है, जो सामान्य वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं इससे दूर रखा गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला जो था, जैसे आपने ही बताया कि 2019 की जो याचिका थी, सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रूल थे इनको फ्रेम कर दिया गया। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 14 और 15, उसकी जो मूल धारा है उन सबको छोड़ के यहाँ पे एक पिटीशन और एक याचिका के आधार पर सिर्फ रूल फ्रेम्स कर दिए गए। और जो अमेंडमेंट की जरूरत मुझे लगता है वो जो है, उसके लिए अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुझे लगता है कि अब इम्प्लीमेंटेशन होंगे, और जो चेंजेस हैं उसके लिए हम लोग यहाँ आए थे, और वो चेंजेस सामने देखने के लिए साक्षात रूप से आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस मामले में एक नई कमेटी का गठन किया जाए ताकि वो ड्राफ्ट करे, जो नए नियम हैं उनमें संशोधन किया जाएगा या नए सिरे से ड्राफ्ट करके नए रूल्स बनाए जाएंगे। इसके बारे में हम विनीत से जानते हैं। विनीत, जो मैसेज दिया गया है केंद्र सरकार को वो क्या है कि आखिर कमेटी का गठन किया जाए जिसमें इंटेलेक्चुअल्स भी होंगे, शिक्षाविद होंगे, कानूनी सलाहकार भी होंगे, सरकारी अधिकारी भी होंगे, यूजीसी के लोग भी होंगे, तो वो जो फॉर्मेशन है वो कब तक सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया जाएगा, और जो ड्राफ्ट बनना शुरू होगा वो कब होगा? देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी गई है, लेकिन ये सजेशन दे दिया गया है
कहा गया है केंद्र सरकार को कि इस तरीके की कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के अंदर जो लोग आपने बताए इस तरीके के लोग रखे जाए। और कारण आप समझिए कि कितना ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है इस चीज़ की कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये बात बोलनी पड़ी कि आपको कमेटी फॉर्म करनी चाहिए रूल्स बनाने के लिए। तो इससे पता चलता है कि जो रूल्स हैं उसके अंदर खामियां इतनी हैं कि उसको ठीक करने के लिए आपको कमेटी फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को फिर अप्रिशिएट करूंगा आज कि सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य वर्ग को भी ध्यान में रखते हुए और जो हमारे संविधान की मूल धारा है उसको ध्यान में रखते हुए सामान्य वर्ग को भी आज यहाँ पे एक ऐसा रिलीफ दिया है, ऐसा जजमेंट आज ऑर्डर जो पास किया है वो ऐसा दिया है जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे समानता का अधिकार जो है यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में आपको मिलेगा। एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई, वो टिप्पणी ये थी कि आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं और अभी भी हम इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। और छात्र जो हैं जब वो विश्वविद्यालयों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं तो साथ रहते हैं। ऐसी स्थिति में असमानता कहीं भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो अंतर्जातीय विवाह भी हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट क्या मैसेज देना चाहता था और यूजीसी ने कहाँ खामी की है, ये संकेत किस तरह का था? देखिए, जो सेक्शन 3C की जो हम लगातार बात कर रहे हैं वहाँ पे जातिगत भेदभाव की बात लिखी गई थी। सेक्शन बी और सेक्शन ई जब ये आर्गूमेंट आया कि सेक्शन ई और सेक्शन बी के अंदर पहले ही हमने इस चीज़ को लिखा है या इस चीज़ को आ गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, तो फिर सेक्शन 3C में स्पेसिफिकली जातिगत भेदभाव को लिखने की क्या ज़रूरत थी। इस चीज़ के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन आया था कि आज 77 साल के बाद परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं और हमें इस चीज़ से आगे जाना चाहिए, जातिगत भेदभाव से आगे जाना चाहिए, हमें आगे उठना चाहिए। इस चीज़ को लेकर CJI ने बोला कि आजकल अंतर्जातीय विवाह भी हो रहे हैं, लोग साथ रहते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, और अगर आज हम जातिगत भेदभाव को लेकर इतने रूल्स, वो भी यूनिवर्सिटी जैसे जगह पे जहाँ पे नए बच्चे आते हैं, नया दिमाग होता है, और हम उनको ये मैसेज अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत गलत प्रेसिडेंट हम लोग सेट कर रहे हैं और उसके परिणाम जो है भविष्य में बहुत घातक हो सकते हैं और डिवाइड करने की जो सोसाइटी को, वो कहीं ना कहीं बात इन रूल्स में दिखती है। इसी को लेकर जो CJI थे उन्होंने ये बात बोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस मामले पर जो नए नियम यूजीसी की तरफ से जारी किए गए थे उस पर रोक लगा दी है और अब स्थिति स्पष्ट है कि 2012 के नियम फिलहाल फौरी तौर पर लागू रहेंगे जब तक कि नए सिरे से ड्राफ्ट नहीं आ जाता और फिर से नए रूल्स नहीं आ जाते जिसमें किसी भी तरह की असमानता नहीं होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं विनीत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग इसी चीज़ के लिए यहाँ आए हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रूल्स सरकार का काम है, यूजीसी का काम है। हम भी चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर सब बच्चों का सेफगार्ड रहे, लेकिन रूल्स ऐसे होने चाहिए जो सबको समानता का अधिकार दें, और सर्वोच्च न्यायालय ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है और डायरेक्शंस भी यही दी हैं कि सबको समानता के अधिकार के साथ और सबको जो भी विक्टिम हो उसको पूरा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ऐसे रूल्स बनाए जाएँ और यूजीसी को ये बात कही है कि आप अपना जवाब दाखिल करें और फॉर्मेशन ऑफ कमेटी मुझे लगता है उससे पहले की जाएगी और जो भी आगे के नेक्स्ट स्टेप होंगे वो केंद्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाएगी, जिससे मैसेज जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिया है केंद्र सरकार को वो आगे जनता को भी जाए। क्या 2012 के जो नियम थे उनको आप पूरी तरह से संतुलित मानते हैं? क्योंकि उसमें सिर्फ SC ST का जिक्र किया गया था, OBC नहीं था। हालांकि उसमें एक ज़रूर प्रावधान था कि अगर कोई फर्जी शिकायत होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल मैं उस 2012 के रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अच्छा नहीं मानता। उसका कारण ये है कि जो आर्गुमेंट हम लोगों का है वो यही है कि इस जगह पे जब हम 77 साल बाद खड़े हैं तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, अगर आप जाति की बात कर रहे हैं तो जाति का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो सकता है, वो चाहे जनरल कास्ट का व्यक्ति हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, कोई भी हो। तो इस बात के ऊपर सिर्फ आप SC ST अगर ऐड करते हैं, मुझे लगता है गलत है। यहाँ पे सबको समानता के साथ रखना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ से अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ST ST को स्पेशल प्रिविलेज देना किसी भी तरीके का वो गलत है। और किस तरीके से जो सेक्शंस है SC ST एक्ट के, सर्वोच्च न्यायालय ने खुद एक जजमेंट दिया था जिसमें कहा था कि एंटिसिपेटरी बेल होनी चाहिए SC ST एक्ट के अंदर। तो जो मिसयूज़ है उसको भी कहीं ना कहीं अगर हम रखते हैं यहाँ पे SC ST की बात करते हैं तो कहीं मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उसको देखते हुए यहाँ चेंजेस की जो है वो ज़रूरत है और सभी को समान रूप से यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को रखने की साथ ज़रूरत है। चूंकि यूजीसी के खिलाफ तमाम याचिकाएं, 1 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं आप समेत और लोगों ने दाखिल की, सिर्फ एक आवाज़ थी जो यूजीसी के नए नियमों के पक्ष में बोल रही थी। मैं बात कर रहा हूं वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की। उनका क्या कहना था और वो क्यों चाहती थी आखिर नए नियम ही लागू रहें? देखिए, 2019 से उनकी जो एक याचिका है, जिस याचिका की डायरेक्शन के बाद जो नए रूल्स हैं वो फ्रेम किए गए थे, और मुझे लगता है कि उनका जो बेसिक मोटिव था वो सिर्फ SC ST कम्युनिटी के लिए कुछ रूल्स बनवाना था और वो सिर्फ सेक्शन 3C से खुश हैं, उनको और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उनका आर्गूमेंट भी यही था कि अगर हम इन टोटलिटी बात करें तो जो सेक्शन 2C है
वो कहीं ना कहीं आ गया। और साथ में केंद्र सरकार ने यहाँ पे जो झूठी शिकायतें करने का जो जिसके ऊपर एक्शन की बात थी वो हटा दिया था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से शायद उनको ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था और ज़्यादा अच्छा उनको लग रहा था, और मिसयूज़ जो है उनको दिख नहीं रहा शायद। और मुझे लगता है कि एक गलत आर्गूमेंट जो है उनकी तरफ से ये था कि इस रूल्स जो है कंप्लीट हैं और इन रूल्स को ही रहने देना चाहिए। और मुझे लगता है कि गलत चीज़ है, और अगर इस तरीके की बातें आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को बांटने की बात आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। मैं एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा कि ये जो यूजीसी के नए नियम थे, क्या इनके पीछे कोई राजनीतिक फायदा लेने की बात आप देखते हैं? किस तरह से देखते हैं आप जो ये नए नियम आए थे? देखिए, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो रूल्स आए थे वो रूल्स सर्वोच्च न्यायालय की डायरेक्शंस पे आए, यूजीसी ने उनको फ्रेम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको नोटिफाई किया। हमें गलत लगा, हम लोग कोर्ट के सामने आए, और आज जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया उससे ये दिखता है कि रूल्स में खामियां हैं। मेरा मानना ये है कि अगर सरकार से गलती हुई या यूजीसी से गलती हुई तो उनको वो गलतियां ठीक करनी चाहिए, और ठीक करके उसको फॉर्मेशन करना चाहिए। सरकार के साथ जो हमारा सबका एक्सपीरियंस है, सरकार बहुत काम करती है और उनका काम है रूल फॉर्मेशन करना, रूल को लागू करना, बनाना। लेकिन अगर रूल्स में कोई गलती है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि मोदी सरकार ऐसी सरकार है कि अगर कोई गलती है तो उस गलती को जल्द से जल्द ठीक करेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना विनीत जिंदल को, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं और इस मामले में कोर्ट के समक्ष पेश हुए, उन्होंने दलीलें भी दी। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है, और ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार कमेटी का फॉर्मेशन नहीं करती और उस फॉर्मेशन के बाद नया ड्राफ्ट नहीं आ जाता। यानी कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में ये संकेत दे दिया है कि यूजीसी की ओर से हाल ही में जो नए नियम लाए गए थे उनको ज़मीन पर लागू नहीं किया जाएगा, और अभी फ़िलहाल 2012 के नियम लागू रहेंगे, और इसके बाद जो नए नियम कमेटी फॉर्म करके ड्राफ्ट तैयार करेगी उसकी समीक्षा के बाद उन्हें लाया जाएगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।